हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक चौबे। आज हम इस वीडियो में अग्रसर हो रहे हैं टुवर्ड्स लॉ ऑफ क्राइम। क्राइम क्या होता है, व्हाई इज इट कमिटेड अगेंस्ट स्टेट, क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर इनिशिएट करता है प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल लॉ में, यहां पर क्यों जेल का ही प्रावधान है, और क्राइम में क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रहेगा, इंटेंशन क्या होता है, मोटिव क्या होता है। सिर्फ इन चार चीजों पर इस वीडियो में, आज के वीडियो में बात की जाएगी। पहला वीडियो है, वी आर नॉट डाइविंग डीप टुडे। आज मैं आपको बस प्रिपेयर करूंगा ताकि आने वाले वीडियोस, आने वाले सेशंस आप इजीली कॉम्प्रिहेंड कर पाए। तो टेक आउट योर नोटबुक एंड काइंडली क्लोज ऑल द बुक्स। पेन हाथ में ले लो और हेडिंग बना लो बेटा सुंदर अक्षरों में, लॉ ऑफ क्राइम। आज लॉ ऑफ क्राइम हम समझेंगे लाइक अ स्कॉलर, एंड आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू to kindly note down the keywords that I am writing on the board and that are present on the PPT here. First of all, what is crime? तो पहला स्टेटमेंट लॉ ऑफ क्राइम के नीचे आपको लिखना चाहिए, क्राइम इज committed against state. Quickly write down that crime is committed against state. Crime is committed against state, and there is a rationale, there is a whole intention behind writing this particular line, and I have started the lecture with this line. There is an intention behind it. सर आपने टॉट पढ़ाया था, समझ में आया, लेकिन टॉट में आपने ये बताया था कि टॉट इज अगेंस्ट इंडिविजुअल। टॉट राइट इन रेम के बारे में बात करता है, विच इज राइट अवेलेबल अगेंस्ट वर्ल्ड एट लार्ज। और कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ाया था राइट इन पर्सोनम, जो कि एक अगेंस्ट इंडिविजुअल ही कहलाएगा। यहां पर क्राइम को हम किस तरह से देख रहे हैं, इट इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट। टॉट कमिट होता है अगेंस्ट इंडिविजुअल, सिविल लॉ में हमने पढ़ा है सिविल रॉन्ग आर अगेंस्ट इंडिविजुअल, लेकिन क्राइम हम क्या देख रहे हैं, क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट। ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। I have already mentioned this example in the very first video on law of tort. Let's do a quick recap. और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे से इस बात को समझें कि why crime is regarded to be committed against state. सभ्य सोसाइटी की बात है, चिल्ड्रंस पार्क होता है सभ्य सोसाइटी में। आजकल की सोसाइटी में आप लोगों ने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर ही क्लब होता है, पार्क होता है, जिम होता है, और अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग अतिरिक्त नाम के साथ। तो ये सभ्य सोसाइटी की बात है बेटा। यहां पर ब्लॉक बी में एक फैमिली रहती है, एक मदर और उसकी डॉटर। डॉटर जब चिल्ड्रंस पार्क में खेलने के लिए जाते हैं तो एक रंगा नाम का ऑफेंडर जो है उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करता है रंगा इस माइनर के ऊपर। सर अगेंस्ट इंडिविजुअल की आप बात बता रहे हैं, तो यहां पर भी तो एक पर्टिकुलर माइनर के साथ हुआ है सेक्सुअल असॉल्ट। हाउ कैन इट बी रिगार्डेड एज क्राइम इज कमिटेड अगेंस्ट स्टेट? एज वी कैन इजीली सी ऑन द बोर्ड that crime has been committed against a particular individual, not against the society, not against the state. Then how come you wrote the very first line while introducing us with law of crimes with a line that crime is committed against the state? Let's understand this. बात समझने की यहां पर यह है कि ये भले ही एक बच्ची के साथ हुआ है, लेकिन ये जो डर है बेटा, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। See the intensity of crime, rape, sexual assault, ये सिर्फ बॉडी इंटीग्रिटी को ही डैमेज नहीं करते हैं, इनफैक्ट
ये मेंटली भी अफेक्ट करते हैं, एक ट्रॉमा दे देते हैं जिसको लेकर के विक्टिम को फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ जीना पड़ता है। तो ये आम बात नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ मियर रॉन्ग बट इट इज रिगार्डेड एज अ हीनियस क्राइम। तो ये भले ही एक शहर के, एक सोसाइटी के, एक फ्लोर के, एक फैमिली की एक बच्ची के साथ असॉल्ट हुआ है, लेकिन इसका जो डर है, द रीजनेबल एप्रहेंशन समाज में फैलेगा विद द स्पीड ऑफ लाइट। यहां से नीचे वाले फ्लोर पर बात जाएगी, इनके बच्चे के साथ रेप हुआ है, लेट्स, यहां से नीचे इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में बात जाएगी, इस ब्लॉक से इस ब्लॉक में जाएगी, इस ब्लॉक से पूरी सोसाइटी में डर फैल जाएगा। हर बच्ची के मन में ये डर आ जाएगा कि हमारे ही सोसाइटी में रहने वाली लड़की के साथ इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कल हमारे साथ भी हो सकता है। हर भाई, हर बाप, हर फ्रेंड, हर पति के दिमाग में एक डर बैठ जाएगा कि भाई ये हमारी फैमिली में किसी के साथ हो सकता है। तो ये जो डर आप देखिए किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, फ्लोर से ब्लॉक, ब्लॉक से सोसाइटी, सोसाइटी से पूरा स्टेट, स्टेट से पूरा कंट्री, और कंट्री में जैसी नेशनल न्यूज बन जाएगा, जिस जिस घर में ये न्यूज चलेगी उस घर में डर एंटर करेगा बेटा, लोगों के दिमाग में एक डर पैदा होगा। समझने वाली बात यहां पे एक और है, that we are a responsible citizen, we pay tax, we abide by the law. As a responsible citizen, we are fulfilling all our fundamental duties enshrined under Article 51A of Constitution of India. हमने ये सब क्यों किया है बेटा, कभी आपने सोचा? सरकार कह रही है कोरोना लॉकडाउन तो लॉकडाउन, सरकार कह रही है कर्फ्यू तो कर्फ्यू, सरकार कह रही है पर्टिकुलर लॉ इस पर्टिकुलर एरिया में चलेगा तो चलेगा। ये लॉ है यूनियन लेवल पे पूरी कंट्री में माना जाना चाहिए, माना जाएगा। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हम मानेंगे आपकी बातें, हम आपको टैक्स भी पे करेंगे, आप रिजर्वेशन बोलेंगे तो हम सीट भी छोड़ेंगे, आप स्पेशल प्रिविलेजेस दूसरे जेंडर को देंगे, वीकर सेक्शंस को देंगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है, बदले में हमको आप प्रोटेक्शन इंश्योर करिए, आप प्रोटेक्शन इंश्योर करिए हम। और आपके होते हुए अगर इस तरह का घिनौना अपराध एक सभ्य समाज में होता है, एक बच्ची के अगेंस्ट में, तो यहां आपकी चूक हुई है। इतनी हिम्मत ऑफेंडर में आ कहां से रही है कि एक बच्चे के साथ इन अ ब्रॉड डे लाइट ही इज कमिटिंग अ हीनियस ऑफेंस which has a potential of shaking the conscience of ample number of individuals and which will ultimately amplify the resentment of large swathe of individuals that too across the country. तो यहां पे समझ लेने वाली बात है, तो स्टेट मान रहा है ये बात कि ठीक है भाई नेग्लिजेंस हम समझ लेते हैं इसको, लेकिन एक बात आप लोग भी समझिए कि क्या ये पॉसिबल है कि हर एक पुलिस वाला एक सोसाइटी में खड़ा कर दिया जाए लाइक अ गार्ड, हर पुलिस वाला एक स्कूल में खड़ा कर दिया जाए, दो घरों के बीच में एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए? इतने पुलिस वाले आएंगे कहां से? 140 करोड़ के ऊपर तुम लोग जा रहे हो, इतने पुलिस वाले हम लाएंगे कैसे? और अगर ले भी आए तो फिर हम इनकम कैसे देंगे? इतना पैसा इकोनॉमिक कैपेबल भी तो होना चाहिए। तो यहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिठा करके अगर हम एक निराकरण पे आएंगे तो वो ये है कि बीइंग अ स्टेट विल कम अप विद द ड्रैकोनियन लॉज, इतनी ज्यादा इंप्रिजनमेंट, इतनी ज्यादा सजा लेकर के हम आएंगे, 20 साल 25 साल फॉर द रेस्ट ऑफ आजीवन कारावास तक का प्रावधान है इस तरह के ऑफेंसेस में, ताकि एक इंडिविजुअल इस तरह का अपराध करने से पहले भी घबराए। दैट लॉ वुड एक्ट एज अ डेटरेंस। सेकेंडली, अगर ये अपराध हो रहा है, इस तरह का क्राइम हो रहा है, तो प्रोसिक्यूशन विल बी इनिशिएटेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सरकारी वकील होगा। तो यहां पर क्राइम भले बच्ची के अगेंस्ट में हुआ है, लेकिन इसे माना जा रहा है कि स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड।
वीडियो बनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि आप सिविल टॉर्ट को क्राइम से कैसे आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं. व्हाई क्राइम इज रिगार्डेड टू बी कमिटेड अगेंस्ट स्टेट. अगर आप ये समझ पाए हैं इस वीडियो में तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया है बेटा. दिस इज द मेन डिफरेंस. अब दूसरी चीज आप मुझे बताइए कि क्या यहां पर रंगा को मदर और डॉटर क्या चाहेंगी कि रंगा के साथ किस तरह से उसे पनिश किया जाए. क्या फाइन लेकर के छोड़ दिया जाए, या मदर ये कहेगी कि कॉम्पनसेशन दे दो. कॉम्पनसेशन दे दोगे जैसा टॉट में होता है तो भी वी कैन डिराइव अ मेंटल सोलेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग. नहीं बेटा, यहां पर इसको क्रिमिनली डील किया जाएगा और यहां पर पनिशमेंट मिलेगी. यहां पर रंगा को जेल जाना पड़ेगा. रंगा वुड बी हेल्ड बिहाइंड द बार्स. ताकि समाज में इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं इनको समाज से बाहर निकाला जाए, इनको जेल में ही रखा जाए, ताकि इस तरह के डर को कम कर दिया जाए, ताकि समाज में जो एक डर फैला है उसका खात्मा कर दिया जाए. अभी एक मेगा स्टार के घर पे गोली चली थी रिसेंटली, तो महाराष्ट्र के सीएम ने आकर के सांत्वना दिया था उस मेगा स्टार को. क्या जरूरत थी सीएम की आने की? हाँ, क्योंकि बेटा प्रश्न ये उठा था लोगों के बीच में कि अगर इतना बड़ा इंडिया का मेगा स्टार है, अगर उसके घर पे गोली चला के जा रहे हैं गैंगस्टर्स, तो फिर आम आदमी कहां तक सुरक्षित है इंडिया में? तो ये डर और ना फैले इसलिए खुद सीएम वहां गए थे सांत्वना देने, हमदर्दी जताने कि वी आर विथ यू, स्टेट इज विथ यू, ताकि आम नागरिक को ऐसा ना लगे कि भाई अब देश खतरे में जा रहा है. यहां पर अगर इस तरह का आदमी मेगा स्टार, पॉलिटिकली जिसके एफिलिएशंस हैं, जो पावर होल्ड करता है, जिसके पास इतना फेम है, रेप्यूटेशन है, वो भी अगर यहाँ पे सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी को सुरक्षा कौन इंश्योर करेगा? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक. लेट्स गेट बैक नाउ. सो डिफेंसेस ऑफेंस इज अगेंस्ट सोसाइटी. यहां पे हम समझ चुके हैं ये वाली बात, दैट ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी डिफाइंस क्राइम एंड प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट. देखिए आप बात समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जो मर्डर है वो 101 में डिफाइंड है, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट मर्डर, और 130 बात करता है भारतीय न्याय संहिता का असॉल्ट के बारे में. वो किताब कानून की जो हमको परिभाषा बताएगी अपराध की और कितनी सजा मिलेगी उस अपराध को करने के बाद, ये भी बताएगी, उस कानून की किताब को हम बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता. गहरी सांस लेकर के ये नाम अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा, भारतीय न्याय संहिता मीन्स दिस बुक विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, punishment prescribed for that particular offense, any explanation if present for this particular definition or any exception. means भारतीय न्याय संहिता is a book. अगर आपको ये जानना है कि किडनैपिंग क्या होती है, आप कौन सी किताब खोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता. आपको जानना है चोरी क्या होती है, आप कौन सी किताब खोलेंगे? 303 भारतीय न्याय संहिता थेफ्ट की डेफिनेशन बताता है. Whoever taking dishonestly any movable property out of the possession of another person without seeking such person's consent and move such property, then the person is said to be commit theft. तो यहां पर अब किडनैपिंग की सजा कितनी होगी? भारतीय न्याय संहिता. किडनैपिंग की परिभाषा क्या होगी? भारतीय न्याय संहिता. क्या एग्जाम्पल होंगे थेफ्ट के? भारतीय न्याय संहिता. क्या एक्सप्लेनेशन होगा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का? भारतीय न्याय संहिता. क्या एक्सेप्शन होगा थेफ्ट का? भारतीय न्याय संहिता. मतलब भारतीय न्याय संहिता को हम सब्सटेंटिव लॉ के नाम से भी जानते हैं. मीन्स द लॉ विच डिस्क्राइब्स the definition and punishment of offense and also talks about the rights and duties of an individual.
like a contract law. Indian Contract Act is also a substantive law. So I hope you understood the meaning of what Bharatiya Nyaya Sanhita is. Being a lawman, अगर आपको कोई कानून के बारे में जानना है, कानून की परिभाषा के बारे में जानना है, आप कौन सी किताब खोलेंगे? भारतीय न्याय संहिता. उस ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है पता करना है, भारतीय न्याय संहिता. आप लोगों का होमवर्क है that you have to search the provision for rape in भारतीय न्याय संहिता, और रेप की पनिशमेंट कितनी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बतानी होगी. Now we understood it is an offense against society, and the Bharatiya Nyaya Sanhita defines crime and prescribed punishment, that we understood. So now we understood that crime is committed against a state, society at large. It affects society at large, not just one person. And the key rule is, if the law does not define it, it is not a crime. ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम समझ लेते हैं एक बार. We are targeting the second line. मान लीजिए this is Ravi and this is Rashi. रवि एंड राशि डिसाइड करते हैं कि 1 जनवरी को ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे, वेयर इन विच रवि राशि से कहता है मुझे 5 लाख रुपए दहेज के रूप में तुमसे चाहिए. दहेज की डिमांड करता है रवि राशि से 1 जनवरी 2026 को. इट्स एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर लीगल एक्सप्रेशन. 3 जनवरी को एक लॉ आता है बेटा, एंड द लॉ इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. और ये एक्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर अब दहेज लेगा तो उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है. एंड द क्वेश्चन इज, कैन रवि बी हेल्ड लायबल फॉर 3 years imprisonment? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि जब रवि ने दहेज लिया, द एक्ट ऑफ टेकिंग डाउरी वाज नॉट पनिशेबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जब उसने दहेज लिया तब इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं था जो कि उस एक्टिविटी को, उस कार्य को एज एन ऑफेंस बताता हो. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. With the help of this illustration, ये स्पष्टीकरण आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, in a form of sketch और in a form of definition. जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं. ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. I hope I'm clear. Examples are theft, murder, assault, and your homework is theft. आप मुझे बताएंगे थेफ्ट की सजा कितनी है. कौन सी किताब खोलेंगे? आपको पता होना चाहिए. मर्डर का सेक्शन नंबर क्या है, कितनी सजा दे रखी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. असॉल्ट कौन से सेक्शन में दे रखा है, कितनी सजा होगी, कौन सी किताब में आपको मिलेगा, आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताएंगे. आई होप आई एम क्लियर. नाउ इट्स अ टाइम फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. सो फाइनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल wrong and a crime. Civil is against individual and crime is against entire society. पनिशमेंट दी जाएगी क्राइम के अगेंस्ट में और स्टेट प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करेगा. एग्जाम्पल हो गया बैंक रॉबरी. सिविल में अगेंस्ट इंडिविजुअल होगा, कॉम्पनसेशन की बात की जाएगी और इंडिविजुअल केस फाइल करेगा. फॉर एग्जाम्पल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो आज के वीडियो में we got to know what is crime, why crime is regarded as to be committed against a state, why crime is different from civil wrong, and what is the meaning of the legal expression for the time being in force. Now before we end this session, I want you to understand the real difference between intention and motive. Now let us understand what is intention and how is it different from motive.
whether the act is deliberate or not, this is intention. It talks about your state of mind. And motive is why the act is committed. फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बोथ द कंसेप्ट्स। मैं अगर अपने भाई की हत्या कर देता हूं, आयरन रॉड से 20 बार मारता हूं, सर पे हमला करता हूं, इस उद्देश्य से कि जो प्रॉपर्टी उसके पास जाने वाली है उसका हिस्सा भी मेरे पास आ जाए। How to differentiate intention and motive in this particular example? मेरा आयरन रॉड से मारना सर पे 10 से 20 बार, ये इंटेंशन शो कर रहा है, इंटेंशन टू किल। मैं ये नहीं कह सकता बाद में कि मेरा जान से मारने का इंटेंशन नहीं था। अरे तुम्हारे हाथ में लठ नहीं है, तुम्हारे हाथ में आयरन रॉड है, तुम हाथ पैर और पीठ पे नहीं मार रहे हो, तुम सर पे मार रहे हो। और एक बार मार के ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें गलती रियलाइज हो गई फिर तुमने नहीं मारा, तुमने 10 से 20 बार रिपीटेडली मारा है। दिस इज शोइंग योर क्लियर इंटेंशन टू किल। नाउ व्हाट इज मोटिव? क्यों मारा भाई तुमने? प्रॉपर्टी के कारण। तो यहां पर मोटिव क्या है? ताकि मैं उसका हिस्सा भी हड़प लूं। दिस इज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एक्ट दैट आई कमिटेड। So I hope you understood now the difference between intention and motive. I want you to write down the example that I gave you of Sabhi society in your notebook. You'll be able to differentiate between civil and criminal law, civil wrong and criminal wrong. Second example that I gave you of dowry case, you'll understand the concept of for the time being in force. Thirdly, you will write this particular example in order to differentiate between intention and motive. I hope you understood these 4 concepts. And in second lecture, properly हम theft से start करेंगे। theft क्या होता है, कौन से सेक्शन में है, क्या इसके लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, क्या केस लॉज हैं, और क्या 15 इसके एग्जाम्पल्स के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो 15 एग्जाम्पल्स पे ही आपको क्वेश्चन बन करके आते हैं। मेरा नाम है अभिषेक चौबे। That's all for today's lecture. Take care. See you in next lecture.